नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज एक तरफ संविधान पर डिस्कशन हो रहा था लोकसभा में, जहां पर ऑपोजिशन वर्सेस बीजेपी के डिस्कशन सामने आए थे। प्रियंका गांधी की भी स्पीच हुई, लेकिन राज्यसभा में आज जगदीप धनखड़, जो कि उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के चेयरमैन हैं, उनके और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में एक बहुत ही तीखी नोकझोंक देखी गई है। और नोकझोंक ऐसी कि कोई विश्वास भी नहीं कर सकता होगा कि राज्यसभा के सभापति और नेता प्रतिपक्ष अपर हाउस के इस तरीके से एक वर्बल डुअल और एक जो कहा सुनी होती है, वो इस तरीके से होगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक छोटे से संक्षेप में कि उन्होंने क्या कहा। राज्यसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर धनखड़ ने क्या कहा, उसके बाद फिर मल्लिकार्जुन ने क्या कहा, उसके बारे में बताती हूँ। धनखड़ ने ये कहा है कि मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं पड़ूंगा, मैंने काफी सहन किया है। इस पर खड़गे ने कहा, अगर आप किसान के बेटे हैं तो मैं भी एक मजदूर का बेटा हूं। फिर खड़गे ने धनखड़ को ललकारते हुए ये कहा है कि मैंने आपसे अधिक चुनौतियों का सामना किया है। आप हमारी पार्टी के नेताओं का अपमान कर रहे हैं, आप कांग्रेस का अपमान कर रहे हैं। हम यहां आपकी तारीफ सुनने नहीं आए हैं, हम यहां चर्चा के लिए आए हैं। और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सभापति विपक्ष की तुलना में सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं उनको अधिक समय दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि धनखड़ लगातार कांग्रेस का अपमान कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खड़गे ने यह भी कहा कि राज्यसभा के सभापति भाजपा की अराजकता को बढ़ावा दे रहे हैं और वो विपक्षी दलों की को बोलने भी नहीं देते। तो इस तरीके की नोकझोंक और कहासुनी हुई है। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ फेडरल के सीनियर एडिटर पुनीत निकोलस यादव जुड़ रहे हैं। पुनीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुनीत आज पार्लियामेंट में भी थैंक यू। थे, तो मैं सोचा कि पुनीत एग्जैक्टली हमें आंखों देखा हाल वहां का बता पाएंगे कि एक्चुअली राज्यसभा में क्या हुआ है। और पुनीत, ये शुरुआत कैसे हुई? जैसे ही राज्यसभा शुरू हुआ और उसके बाद ये नोकझोंक अचानक से शुरू हुई, हुआ क्या था? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो किसान का बेटा हूं, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। इस तरीके की बातों का सिचुएशन वहां तक कैसे आया? जी, नीलू देखिए, ये जो आज का जो प्रकरण था, ये हम पिछले 3 दिनों से राज्यसभा में देख रहे हैं। जब से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की पहल हुई है ऑपोजिशन की तरफ से, तब से एक रूटीन बना दिया गया है राज्यसभा में, जहां के चेयरमैन सुबह आते हैं 11 बजे जब हाउस की प्रोसीडिंग शुरू होती है, और जैसे ही वो आकर के प्रोसीडिंग्स को संभालते हैं, वो फौरन बीजेपी की तरफ से, कभी लीडर ऑफ द हाउस अगर मौजूद हैं जेपी नड्डा साहब, जैसा कि आज हुआ, तो या तो उनको, या फिर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर अगर हैं किरण रिजिजू तो उन्हें, नहीं तो कोई भी और बीजेपी की तरफ से सांसद हो, उससे उनको वो मौका देते हैं बोलने के लिए। और ये पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि नड्डा साहब हों या किरण रिजिजू हों, या कोई और हो, सुधांशु त्रिवेदी, कविता पाटीदार, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, ये जितने बीजेपी के सदस्य हैं, इनमें से कोई ना कोई खड़ा होकर के जो नो कॉन्फिडेंस का मोशन है उसको लेकर के इसी तरह की बातचीत वो उनकी तरफ से शुरू होती है कि ये नो कॉन्फिडेंस का मोशन एक किसान पुत्र के खिलाफ लाया गया है। कांग्रेस पार्टी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि किसी किसान का बेटा इतने उच्च ओहदे पर जाके बैठा है, और कांग्रेस हमेशा से प्रेसिडेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट्स का जो है अपमान करती हुई आई है। आज इनफैक्ट मुझे अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा कि ये नड्डा साहब ने कहा था या किसी और बीजेपी के सदस्य ने, पर आज बीजेपी की तरफ से इस मामले में भी पंडित नेहरू को घसीट लिया गया, और राधा मोहन दास अग्रवाल बीजेपी की तरफ से आज उन्होंने पहल करी, बीजेपी के सांसद हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल इस बात को लेकर शुरू हो गए कि जब पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लगातार पंडित नेहरू जो है उनकी डिसरिस्पेक्ट करते थे, उन्हें उनकी बेइज्जती करते थे। और फिर कहने लगे कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की डेथ हुई
तो जो वाइस प्रेसिडेंट थे उस वक्त के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की फ्यूनरल में जाना चाहते थे और पंडित नेहरू ने उनको कह दिया कि नहीं आप नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी वो गए। और ये जो सारा मामला है ये पंडित नेहरू के बारे में तो आरएसएस हमेशा से फैलाता रहा है, अब ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में आ गया है। अच्छा, जब ये सब कुछ होता है तो जाहिर सी बात है कि एक प्रोटेस्ट कांग्रेस और ऑपोजिशन की तरफ से होगा कि आप चेयर किस तरह की बातों को अलाउ कर रहा है हाउस में। इस तरह का आप देखेंगे कि कभी अगर इसका जो है 1% भी अगर ऑपोजिशन की तरफ से कुछ कहा जाए तो पहला रिएक्शन चेयर की तरफ से होता है नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। लेकिन जब बीजेपी की तरफ से इस तरह की बातें कही जाती हैं तो सब चीजें रिकॉर्ड में भी जाती हैं, बोलने भी दी जाती हैं। जीरो आवर में आप देखिए आमतौर पे किसी भी जीरो आवर मेंशन में लोगों को 1 मिनट या 2 मिनट का बोलने का मौका मिलता है, लेकिन जब बीजेपी के सांसद इस तरह की बातें जीरो आवर में, जिनका जीरो आवर से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज जीरो आवर का जो मतलब है वो है मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस जो रेज किए जाते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है जीरो आवर से, लेकिन चेयर इनकी परमिशन दे देता है। तो इसी तरह की बातें आज भी नड्डा साहब की तरफ से और राधा मोहन दास अग्रवाल की तरफ से हुई। अब ये एक एंगल जोड़ दिया गया कि जो महाभियोग का जो प्रस्ताव है, नो कॉन्फिडेंस का, इम्पीचमेंट का जो प्रस्ताव है, वो इसलिए लाया गया है क्योंकि धनखड़ साहब किसान पुत्र हैं और लगातार 3-4 बीजेपी के सांसदों को इसी मुद्दे पर बोलने दिया गया। फिर जब ऑपोजिशन की तरफ से बहुत हंगामा हुआ कि चेयरमैन क्या कर रहे हैं, और खड़गे साहब, प्रमोद तिवारी साहब, जो डेप्यूटी लीडर हैं कांग्रेस के हाउस में, उन्होंने, तिरुचि सिवा डीएमके के जो एमपी हैं, उन्होंने, कई लोगों ने इस चीज को कहा कि चेयर किस तरह की चीजों को अलाउ कर रहा है, और धनखड़ साहब ने कोई तवज्जो नहीं दी इन सारी बातों को, जबकि मतलब जो भी ऑपोजिशन कह रहा था उनका एक ही स्टेटमेंट होता था कि ये सब रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। तब उन्होंने फिर जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जब उनको बुलाया गया कि आप बोलिए, तो जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया धनखड़ साहब ने कह दिया नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। और तब ये तल्ख बहस दोनों के बीच में हुई और धनखड़ साहब फिर जिस तरह की बातें बीजेपी कर रही थी, जो हम पहले भी देख चुके हैं कि जो बीजेपी एक डिफेंस की लाइन अपना लेती है या ऑफेंस की लाइन अपना लेती है, वही चेयरमैन भी अपना लेते हैं, और वही शिकायत ऑपोजिशन की है भी अपने रेजोल्यूशन में कि द चेयरमैन इज स्पीकिंग लाइक द स्पोक्सपर्सन ऑफ द गवर्नमेंट। तो वही चीज हुई और धनखड़ साहब शुरू हो गए इस बात को लेकर के कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक किसान का बेटा इस ओहदे पर बैठा है। तब खड़गे साहब ने कहा, और खड़गे साहब का जो अपना जो इतिहास है उससे सब परिचित हैं, कि उनकी फैमिली को किस तरह की परेशानियां और चैलेंजेस से जूझना पड़ा, कैसे उनकी मदर का और बाकी रिश्तेदारों का मर्डर हुआ। उनके फादर एक फार्म लेबर थे, फार्म वर्कर थे। तो यही चीज उन्होंने, खड़गे साहब ने कही कि अगर आप किसान के बेटे हैं तो मैं एक खेत मजदूर का बेटा हूं, तो क्या मेरी इंसल्ट इंसल्ट नहीं है। और फिर उन्होंने ये बात कही कि लगातार बीजेपी की तरफ से मेरी इंसल्ट की जा रही है, मेरे बारे में कई तरह की चीजें कही जा रही हैं, और आप भी वही सारी बातें कर रहे हैं, तो जब आप मेरी इंसल्ट करेंगे तो मैं आपकी रिस्पेक्ट कैसे करूंगा। ये बात खड़गे साहब की तरफ से कही गई कि जब आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करूं। और तब धनखड़ साहब जो हैं वो उसी चीज का एक राग जो अलापने की चीज होती है कि साहब मैं किसान पुत्र हूं, आप मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं, तो वो बहुत तल्खी उनकी बहस में रही। तो जहां और क्वेश्चन पे जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब कहा कि इफ यू हाउ कैन आई रिस्पेक्ट यू, उस पोर्शन को काट काट कर बीजेपी अब उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है कि देखिए ये जी कांग्रेस के अध्यक्ष जी हैं, पैर को रिस्पेक्ट करना नहीं जानते और बिल्कुल सीना तान कर कहते हैं कि हाउ कैन आई रिस्पेक्ट यू। जी जी जी, तो उस, देखिए ये बीजेपी तो इन चीजों में माहिर है, जो ये स्प्लाइसिंग ऑफ वीडियोस है और जो सिलेक्टिव चीज दिखाई जाती है। लेकिन और आज
एक चीज और हुई सदन में कि जब देखिए आमतौर पे जब ऑपोजिशन का कोई भी सदस्य बुलाया जाता है चेयर द्वारा, जब चेयर ने उनको कह दिया कि अब आप बोलेंगे, चाहे वो प्रमोद तिवारी हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, तिरुचि शिवा हो, डेरेक ओब्रायन, कोई भी हो ऑपोजिशन से, तो सांसद टीवी का ये फर्ज बनता है कि उस मेंबर को स्क्रीन पे दिखाया जाए। आज जितने भी ऑपोजिशन के नेताओं का नाम लिया गया, उनमें से किसी को भी स्क्रीन पे नहीं दिखाया जा रहा था। और इस पर ऑपोजिशन की तरफ से जो है एक डिमांड उठी कि साहब कम से कम हमें हमारा चेहरा तो दिखा दीजिए, कम से कम लोगों को पता तो होना चाहिए कि हमारे साथ क्या व्यवहार हो रहा है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। और मुश्किल से शायद 2 सेकंड के लिए खड़गे जी को दिखाया गया और 2 सेकंड के लिए शायद तिरुचि शिवा को दिखाया गया। और जो खड़गे को जब दिखाया गया तो शायद उस वक्त ही खड़गे ने ये बात रखी थी, खड़गे जी ने, कि मैं आपकी इज्जत कैसे कर सकता हूं अगर आप मेरी इज्जत नहीं करेंगे। और इनफैक्ट जब उन्होंने ये बात कही और ये भी कहा नेता विपक्ष ने, खड़गे जी ने, कि आप उनका कहना था कि मैं यहां सिर्फ आपकी तारीफ सुनने नहीं आया हूं, हम सदन में आपकी तारीफ सुनने नहीं आते हैं। जब उन्होंने ये चीज कही तो आप देखिए कि चेयर की तरफ से जो प्रोवोकेशन होता है वो किस तरह का आया। चेयरमैन ने कहा कि खड़गे जी मुझे पता है आपको मेरी तारीफ तो पसंद नहीं है, लेकिन किसकी तारीफ पसंद है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, और आप किसकी तारीफ सुनना पसंद करते हैं ये सब लोग जानते हैं। तो इस तरह की बातें, देखिए आप अपनी निजी जिंदगी में जो भी हो, आपकी पॉलिटिकल राय, आइडियोलॉजी जो भी हो, सदन के चेयरमैन की अपनी एक गरिमा होती है। अगर जो इस वक्त सदन के चेयरमैन हैं वो उस गरिमा को नहीं बना के रखेंगे, उसकी खुद वो इज्जत नहीं करेंगे, तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कहने के लिए, लेकिन ये बात सत्य है कि अगर वो खुद उस चीज की इज्जत नहीं रखेंगे तो कोई और भी उनकी इज्जत नहीं करेगा। ये उनको बिल्कुल। समझना चाहिए, जो वो नहीं समझना चाह रहे। नहीं और ये पुनीत, हमने जब वो जी नहीं मैं ये कह रही हूँ कि जो ये इस तरीके की जो एक बहुत तीखी नोकझोंक हुई है, अब हम 75 इयर्स ऑफ पार्लियामेंट एक तरीके से हम आज उस पर डिस्कशन हो रहा है, और जो जिस तरीके की ये नोकझोंक राज्यसभा में दिखी है, क्या आपको कभी भी याद पड़ता है कि किसी भी वाइस प्रेसिडेंट या किसी भी राज्यसभा चेयरमैन के टेन्योर में इस तरीके की कहासुनी चेयर और नेता प्रतिपक्ष के बीच में कभी भी हुई हो? क्योंकि हमेशा एक लक्ष्मण रेखा होती थी, उसको माना जाता था। हामिद अंसारी के बारे में भी लोग कहते हैं कि कई जर्नलिस्ट बोलते हैं कि नहीं नहीं, इस तरीके से पक्षपाती रवैया उनका भी था, लेकिन इस तरीके की नोकझोंक शायद मुझे नहीं याद पड़ता कि हम लोगों ने कभी भी देखी है। अगर इसके ऊपर थोड़ा सा आप बता सकें कि शायद कभी भी ऐसा हुआ है नहीं, संसद देखिए मेरे इतिहास में? कम से कम जब से मैंने पार्लियामेंट कवर करना शुरू की है, अ, मैं मेरी मेमोरी में तो ऐसा कोई वो नहीं है। हामिद अंसारी साहब के बारे में जो भी चीज कही जा रही है, मैं उससे बिल्कुल जो है अग्री नहीं करता हूं। हामिद अंसारी बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुलझे हुए चेयरमैन थे। वो पूरा मौका देते थे, इवन बल्कि मैं कहूंगा इवन वेंकैया नायडू, हालांकि वेंकैया नायडू के कई बार उनसे ये शिकायत होती थी, क्योंकि देखिए वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट थे मोदी काल में, तो उसमें चाहे लोकसभा के स्पीकर हों चाहे राज्यसभा के चेयरमैन हो, एक बदलाव आया है जो बहुत साफ नजर आता है उनके हाउस को कंडक्ट करने के रवैये में। तो लेकिन फिर भी वेंकैया नायडू साहब से कई बार ये शिकायत होती थी कि उनका भी रवैया पार्टिजन था, और वो दिखता था साफ कि वो कई बार ऑपोजिशन की कई चीजों को उस तरह से नहीं रखने देते थे जिस तरह की हाउस की परंपरा रही है। लेकिन जिस स्तर पर धनखड़ साहब ने राज्यसभा को लाके खड़ा कर दिया है, या गिरा दिया है,
उस स्तर पर शायद ही कोई राज्यसभा का चेयरमैन या लोकसभा का स्पीकर रहा होगा जिसने इतने निचले स्तर पर जो है सदन को गिराया हो और सदन की गरिमा को, सदन के चेयरमैन की गरिमा को गिराया हो। नहीं, मुझे जिस लगता है तरह कि की शायद भाषा ओम का वो बिरला भी, उपयोग करते हैं। नहीं, ओम बिरला भी शायद उस स्तर तक नहीं अभी अपने आप को लेकर आ पाए हैं जिस स्तर पर धनखड़ इस समय खड़े। नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ओम बिरला के लिए भी, हालांकि वो भी कोई बड़े पाक साफ स्पीकर नहीं है, उनका रवैया भी बहुत ही पक्षपाती रहता है, लेकिन ये दुर्भाग्यवश पर मैं फिर भी कहूंगा और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि ओम बिरला चाहकर भी शायद उतना नीचे इस स्तर को नहीं गिरा पाएंगे जितना धनखड़ साहब ने गिरा दिया है। जिस लेकिन तरह की आपके, बातचीत धनखड़ साहब करते हैं हाउस में, जिस तरह के उनके एक्सप्रेशंस होते हैं, जेस्चर्स होते हैं, जिस तरह की चीजें वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑपोजिशन के सांसदों को कह देते हैं, जो उनकी भाषा होती है, वो भाषा हम नेताओं और सांसदों और मंत्रियों को तो छोड़िए, हम जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के पार्टी स्पोक्स पर्सन होते हैं उनसे भी हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि वो इस स्तर पर जाकर के बात करेंगे। बिल्कुल। लेकिन जब इतना ऐसा माहौल राज्यसभा का हो गया है तो कैसे संभव हो पाएगा ये जो संविधान पर जो डिस्कशन है राज्यसभा में, क्या कुछ हो सकता है? अभी तो जब इतनी तल्खी जब दिख रही है, तो जब संविधान पर डिस्कशन होगा तो क्या हम कुछ और ही ज्यादा, क्या माइक्स वाइक्स टूटने वाले हैं, या क्या हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई एम जस्ट वंडरिंग टू व्हाट लेवल विल दिस हाउस टूट देन? देखिए, अब ये तो सिर्फ एक उम्मीद की जा सकती है कि संविधान जैसे विषय पर अगर डिस्कशन होगा तो कम से कम संवैधानिक होगा। मैं बिल्कुल। जरूर ये बात कहूंगा कि द लोकसभा टुडे हैज रिजन टू द ओकेजन। आज लोकसभा में संविधान पर बहस थी और कुछ टीका टिप्पणी को छोड़ दें जो आमतौर पे हर बहस में होती है, तो बहुत अच्छे तरीके से सदन आज चला है। बस जो अभी आखिर के पिछले 1.5 घंटे में कुछ हरकतें की गई हैं ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से, महुआ मोइत्रा की स्पीच को लेकर के, और एक एडजर्नमेंट हुआ हाउस का कुछ आधे आधे घंटे पौने घंटे के लिए। लेकिन सुबह से जिस तरह राजनाथ सिंह जी ने बहस को शुरू किया, पहले स्पीकर सरकार की तरफ से मोशन मूव उन्होंने किया था, पहले स्पीकर वो थे, लगभग 1 घंटे तक वो बोले और एक जिसे कहते हैं रैप्ट अटेंशन में उनकी बात को सुना गया ऑपोजिशन द्वारा। और उसके बाद में प्रियंका गांधी ने भाषण दिया। ऑपोजिशन की तरफ से पहली स्पीकर प्रियंका गांधी थी, उनकी मेडन स्पीच भी थी आज, और बहुत अच्छे से, थोड़ी बहुत नोकझोंक और टीका टिप्पणी चलती है, ये हर बहस में होता है, पर लोकसभा में आज बहुत अच्छे से बहस हुई। ये मैं नहीं कहूंगा कि उस बहस में संविधान को लेकर के स्पेसिफिक टू द इशू दैट वाज टू बी डिबेटेड कितनी अच्छी बहस हुई, उसके मेरिट्स पे मैं नहीं जाऊंगा, पर जो जो हाल हमने संसद का पिछले हफ्ते 10 दिन में देखा है, उससे अगर आप कंपेयर करें तो आज तो ऐसा लग रहा था जैसे, मतलब इससे अच्छी संसद की कार्रवाई शायद हमने पिछले 10 सालों में ना देखी, जितनी आज लोकसभा में हमें देखने को मिली। तो मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूं कि राज्यसभा में भी हमें शायद एक अच्छी बहस देखने को मिले। राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है, वहां उम्मीद ये रहती है कि लोकसभा में कुछ भी हो, राज्यसभा के लोग जो सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं, एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस हैं, 40-40 50-50 सालों का उनका करियर रहा है पब्लिक लाइफ में, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो खुद ये उनका 91वां साल है, 51st ईयर इन पब्लिक लाइफ। शरद पवार राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्हें 50 साल हो गए हैं राजनीतिक जीवन में। बीजेपी में भी कई सारे वरिष्ठ सदस्य हैं, हालांकि उनकी वरिष्ठता उतनी नहीं है जितनी खड़गे साहब की या शरद पवार की हो, लेकिन फिर भी
काफी वरिष्ठ लोग वहां हैं जो सदन की कार्रवाई को समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स, प्रोसीजर को समझते हैं, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह का माहौल हमने देखा है राज्यसभा में, और जितनी कटुता, जितनी कड़वाहट इस में आ गई है, और चेयरमैन का अपना जो रोल इसमें रहा है, मुझे उम्मीद कम लगती है कि संविधान की भी जो बहस होगी। और देखिए, मेरा ये पर्सनल मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, बल्कि मैं चाहूंगा कि मैं गलत हूं, कि राज्यसभा में जब ये बहस होगी, तो मुझे लगता है कि बीजेपी खुद चाहती है कि राज्यसभा की बहस किसी तरह से डीरेल हो जाए। क्योंकि आज लोकसभा में जब संविधान पर बहस शुरू हुई, तो पहले स्पीकर सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह जी थे। वो एक सुलझे हुए राजनेता हैं, अक्रॉस पार्टी लाइंस, अक्रॉस आइडियोलॉजीज उनके टर्म्स लोगों के साथ अच्छे हैं, संबंध उनके साथ अच्छे हैं। जब सदन कोई भी नया सेशन होता है, उसकी जो ऑल पार्टी मीटिंग होती है, एक आम कन्वेंशनल ट्रेडिशनल कंसेंसस बनाने के लिए सदन शुरू होने के पहले, तो वो आमतौर पे राजनाथ जी ही हैंडल करते हैं मोदी सरकार के वक्त। तो आज लोकसभा में उन्हें पहला स्पीकर रखा सरकार ने, और अच्छे से बहस हुई। लेकिन राज्यसभा की बहस में सरकार ने अमित शाह को चुना है, और ये अपने आप में दर्शाता है कि वो एक बहुत ही प्रोवोकेटिव भाषण होगा, और पूरी कोशिश ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से रहेगी कि किसी तरह से एक प्रोवोकेटिव स्पीच हो जिसके ऊपर ऑपोजिशन रिएक्ट करे। और क्योंकि देखिए, राज्यसभा में सोनिया गांधी सदस्य हैं, ये सारा जो सरकार की तरफ से सोनिया सोरोज वाला जो मामला है, ये राज्यसभा की कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए उठाया गया है, और इसलिए भी ताकि राज्यसभा में अडानी के मसले पर, या अब जो धनखड़ साहब का जो रेजोल्यूशन उनको हटाने का है, उसके ऊपर किसी तरह की भी कोई भी बहस ना हो पाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार ने शायद अमित शाह को चुना है कि वो बहस की शुरुआत करें राज्यसभा में। और वैसे भी अगर वो नहीं भी होते, तो पुनीत, इसका मान मतलब ये लीजिए, है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार चाहती है अगर कि राज्यसभा का डिबेट डिरेल हो जाए, और अगर अमित शाह उसको इनिशिएट करेंगे, तो क्या पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि अमित शाह अपनी स्पीच करे और वो इतनी प्रोवोकेटिव हो कि उसके बाद हंगामा मचने लगे और फिर उसके बाद बहस ही ना हो? ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए, एक पॉसिबिलिटी ये भी है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि देखिए, मेरा तो ये अब मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं इस बात को लेकर के कि चाहे अमित शाह जो भी कुछ कहें, चाहे वो रूल्स के कंफॉर्मिटी में हो या ना हो, चेयर उसे अलाउ करेगी। और कोई भी चीज जो अमित शाह कहेंगे उसे रिकॉर्ड से नहीं हटाया जाएगा, चाहे ऑपोजिशन कितना शोर मचा ले। तो ऑपोजिशन के पास फिर कोई और चारा नहीं रहेगा एक वॉकआउट करने के अलावे। और वॉकआउट करने के बाद में फिर वो बहस कर लें, अपने एनडीए के जितने लोग हैं वही अपना बोलते जाएंगे, एक के बाद एक कांग्रेस को गाली देंगे, इंडिया ब्लॉक को कुछ भी अनाप शनाप कह देंगे। और उसके बाद मैं तो ये तक कहूंगा कि ये भी हो सकता है कि अगर इंडिया ब्लॉक वॉकआउट कर दे और ये बहस एक तरफा बहस हो, तो शायद उस बहस के बाद में सरकार की तरफ से एक रेजोल्यूशन ऑपोजिशन को कंडेम करने के लिए भी मूव किया जा सकता है। मैं तो इतना कहूंगा कि ये भी हो सकता है कि सरकार की तरफ से एक इस तरह का रेजोल्यूशन आ जाए कि ऑपोजिशन को कंडेम किया जाना चाहिए फॉर मूविंग अ मोशन सीकिंग रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो कुछ भी हो सकता है सिवाय हाउस चलने के, ये मेरा मानना है। क्योंकि देखिए, जो मैं और बात कह रहा था वो ये भी कि अमित शाह नहीं भी होते अगर पहले स्पीकर, तो आप ये मान के चलिए कि ऑपोजिशन की तरफ से जो भी स्पीकर होता, चाहे वो खड़गे साहब हो, चाहे वो तिरुचि शिवाजी हो, चाहे डेरेक ओब्रायन हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, जो भी बोल रहा होता विपक्ष की तरफ से, उसके ये, और ये हम पिछले 3 सालों से देख रहे हैं कि जब भी विपक्ष का कोई सदस्य खड़ा होता है बोलने के लिए, अगर उसको 5 मिनट का वक्त अलॉट किया गया है, तो उस 5 मिनट में कम से कम 500 बार
जो है चेयरमैन उन्हें इंटरप्ट करता है। और इस चीज को लेकर के भी एक तल्खी है ऑपोजिशन में कि आप सरकार को, सत्ता पक्ष को तो कुछ भी बोलने देते हैं, कितनी भी देर के लिए बोलने देते हैं, उनका टाइम कभी नहीं कम पड़ता, लेकिन हम जब बोलते हैं तो आप लगातार इंटरप्ट करते हैं और छोटी छोटी बातों पे इंटरप्ट करते हैं। देखिए, एक एक डिक्टम होता है, एक जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल अप्रोच में एक मान्यता रही है हाउस की, एक प्रथा रही है दोनों सदनों की, वो ये रही है। और सोमनाथ चैटर्जी जो लोकसभा के स्पीकर थे, बहुत ही सीनियर सीजन पॉलिटिशियन, रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन थे, वामपंथी। सोमनाथ जी एक बात कहते थे, दैट द स्पीकर इज नॉट इन द हाउस टू स्पीक। वही चीज चेयरमैन पे भी लागू होती है। आपका काम सदन को चलाना है, खुद सदन की आवाज बनना नहीं है। बिल्कुल। यहां आप देखते हैं कि सरकार जो बोलती है वही चीज चेयरमैन भी बोलते हैं, ऑपोजिशन की बात को दबा दिया जाता है। तो ये हाउस चलाने का तरीका नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि संविधान की भी बहस में राज्यसभा में कोई बहुत ज्यादा, ना तो कोई बहुत अच्छी बहस होगी, और ना ही मुझे लगता है कि इस कटुता में कोई कमी आई। खैर, इससे दुर्भाग्यपूर्ण चीज और क्या हो सकती है कि संविधान पे बहस हो और अगर राज्यसभा की पूरी डिबेट को डिरेल किया जाता है और फिर चेयर भी उसमें इन्वॉल्व है, तो क्या कहेंगे इस पर। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। ज्वाइनिंग। थैंक यू।